जनजाति, खानाबदोश और एक जगह से बसे हुए समुदाय। जंगली कुत्तों की रेस देखी है? तो एक जंगली कुत्तों की रेस चल रही थी, नहीं देखी? अच्छा, बिजली कड़कते हुए देखी है कभी? बिजली कैसे कड़कती है? बिजली बिजली चमकते हुए जब, नहीं देखी? बाद में बताऊंगा। अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राजाओं का उत्थान हुआ और पतन हुआ। इस उठापटक के बीच की कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई नई किस्में शहरों और गांव में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे। कैसे? हर जगह एक समान नहीं थे। जो परिवर्तन हुए वो एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ यह समझना महत्वपूर्ण है। ऐसा कैसे हुआ और क्यों हुआ यह समझना क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज, भाई हम उपमहाद्वीप हम उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर हमेशा पहले से ही यात्रा करते रहे हैं कभी व्यापार के कारण, कभी किसी चीज के, कभी किसी चीज के कारण। तो बड़े हिस्से में समाज के, इस बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। क्या था? पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा क्या किए जाते थे? स्वीकार किए जाते थे। इससे ऊंच नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तान और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा जटिल हो गया। क्या हो गया? श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा ज्यादा जटिल हो गया। बड़े शहरों में जनजातीय समाज कैसे थे? अब बड़े शहरों में जनजातीय समाज कैसे थे? अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। दूसरे तरह के समाज भी उस समय क्या थे? मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातीय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऐसे समाजों को जनजातीय। ऐसे समाजों को जनजातीय कहा जाता था। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। किससे जुड़े होते थे? नातेदारी नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती में अपना जीविकोपार्जन करती थी, और कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकार, संग्रह, पशुपालक थे। क्या थे? शिकारी थे, संग्राहक थे, पशुपालक थे। शिकार करते थे, वस्तुओं का संग्रह किया करते थे, या पशु पालते थे। वे प्राय अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों को पूरा पूरा इस्तेमाल करने की इन गतिविधियों का मिला जुला रूप है। पूरा पूरा इस्तेमाल करने की इन गतिविधियों का मिला जुला रूप है। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी, और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण करते थे। क्या करते थे? संयुक्त रूप से एक साथ मिलकर भूमि और चारागाहों पर क्या किया जाता था? नियंत्रण करते थे। वो नियंत्रण रखते थे, और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवार के बीच बंटवारा करते थे। अपने खुद के नियम बनाते थे और परिवार के बीच बंटवारा करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़े जनजातियां फली फूली। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में क्या हुआ? कई बड़ी बड़ी जातियां फली और फूली। सामान्यतः ये जंगल, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कहां कहां निवास करती थी? जंगल में निवास करती थी, पहाड़ों पर निवास करती थी, रेगिस्तानों में, रेगिस्तान
रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी क्या होता था, जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। क्या होता था? जो उनसे अधिक शक्तिशाली होते थे उनसे क्या होता था? टकराव होता था। फाइटिंग। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आजादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया, लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर क्या करती हैं? निर्भर रहते हैं। विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों के समाजों को धीरे धीरे क्या कर दिया? बदलने का काम कर दिया। क्या कर दिया? बदलने का। दोनों समाजों को बदलने का काम किया। अभी जनजातीय लोग कैसे थे? जनजातीय लोग कौन थे? कैसे थे जनजातीय लोग? समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। क्या किया है? बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। क्या नहीं रखते थे? लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। क्या करते थे? संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए वाचिक परंपराओं का क्या करते हैं? वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करते हैं। वाचिक परंपराओं को क्या करते हैं? इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता है। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था, जैसे पंजाब के खोखर जनजाति। पंजाब की कौन सी जनजाति हुई? खोखर। खोखर जनजाति 13वीं-14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहां बाद में गख्खर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। क्या बनाया था? बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाहा और अरगुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति बलोच। कौन सी? बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिम हिमालय में गड्डी या गडरियों की क्या रहती थी? जनजाति रहती थी। उप महाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्व भाग पर नागा, अहोम कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह क्या था? प्रभुत्व था। मौजूद बिहार और झारखंड में कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का क्या हो चुका था? उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह। अकबर का सेनापति हुआ राजा मानसिंह। मानसिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। क्या किया इसने? 1591 में चेर पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलो पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों
में मुंडा और संताल थी। कौन सी थी? मुंडा और संथाल। मुंडा और संथाल कौन सी थी? मुंडा और संथाल। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कहां रहते थे? बंगाल और उड़ीसा में। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों, कोली, बैराग तथा कई दूसरे जनजातियों के निवास थे। क्या थे? जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण और कोरागा, बेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली थी। भील कौन थे? भील। भील जनजाति, भीलों की बड़ी जनजाति कहां? पश्चिम और मध्य भारत में फैली थी। 16वीं सदी का अंत आते आते इनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहां तक कि जमींदार बन चुके थे। क्या बन चुके थे? जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे और मौजूद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। गोंड जनजाति सुना है नाम? गोंड जनजाति। देखो, खाना बदोश और घुमंतु लोग कैसे थे? खाना बदोश और घुमंतु लोग कैसे थे? खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ, खाना बदोश या घुमंतु लोग कैसे थे? खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। कहां तक? दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतिहर गृहस्थों के अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीजों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामने की क्या सामान होते हैं ना, वेट, सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। क्या करते थे? सामानों की ढुलाई, उन पर लादकर सामान ढोने का काम करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। कौन? बंजारा। कब आएगा मेरे बंजारे, तेरी बंजारन रास्ता देखे, कब आएगा मेरे बंजारे। सुना है गाना? नहीं। तो बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। क्या कहलाता था? टांडा। इनका जो कारवां था टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। किसके लिए करते थे? अनाज की ढुलाई के लिए, अनाज ढुलवाते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है, क्या लिखा है? बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। क्या करते थे? अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचा करते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। मुगलों के लिए क्या करते थे? खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने, पोसने और संपन्न लोगों के साथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वाले जो थे, छोटे मोटे क्या थे? फेरी वाले। आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। एक गांव गई, दूसरे गांव गई, ऐसे क्या करती रहती थी? भ्रमण करती रहती। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। क्या करते थे? रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे
माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तराशबीनों की भी जातियां थी जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए क्या थी, अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। क्या करती थी? अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। बंजारे, बंजारे 17वीं शताब्दी के आरंभ में भारत आने वाला एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का क्या किया है? वर्णन किया है। क्या किया है? वर्णन किया है। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। क्या थे? क्या लिखता है वह? जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चों के साथ लेकर चलते हैं। सारा कुछ सब अपने साथ लेकर चलते हैं। ये एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? सौदागरों द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन ज्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। क्या होते हैं? ज्यादातर वे खुद ही सौदागर होते हैं। अनाज जहां सस्ता उपलब्ध है वहां से वे क्या करेंगे? अनाज को खरीदेंगे। जहां भी अनाज सस्ता होगा वहां से वे अनाज को खरीदेंगे और उस जगह ले जाते हैं जहां वह महंगा है। सस्ते जहां पे वहां से खरीदा और उस जगह ले गए जहां वह महंगा है। वहां से वे फिर ऐसी चीजें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती हैं। भाई एक अनाज खरीदा एक जगह से जहां सस्ता था और बेचा कहां उसको? जहां पर वो महंगा बिक रहा था। ठीक, और फिर वहां से फिर ऐसी चीजें खरीद कर लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। टांडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 से 7 मील से ज्यादा सफर नहीं करते हैं। एक दिन में 6 से 7 मील से ज्यादा सफर नहीं करते हैं। यहां तक कि ठंडे मौसम में भी अपने बैल या गाय पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं क्योंकि यहां जमीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं है। भाई जमीन पर्याप्त है और कोई रोकने वाला नहीं है तो क्या खुले में छोड़ दिया, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। जैसे होते ना खुले सांड की तरह हो रहे हैं। देखो बदलता समाज और नई जनजातियां और श्रेणियां आई। कैसे? जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता हुई। कैसे हुई? नए हुनर वाले लोग, नए हुनर की क्या हुई? आवश्यकता पड़ी। नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। वर्णों के भीतर क्या हुई? वर्ण ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में क्या है? वर्णन किया गया है। तो हुनर वाले लोगों की जरूरत आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। क्या आई? नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियों और समाज समूह को जाति विभाजन समाज में शामिल कर लिया गया। किसमें कर लिया गया? जाति विभाजन। जाति विभाजन में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। किसका दर्जा दे दिया? जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पों, सुनार किसे कहते हैं? जो सोने का काम करते हैं। लोहार जो लोहे का काम करता है। बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है। राजमिस्त्री जो मकान वगैरह बनाने का काम करता है, को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का क्या हुआ? आधार बनी। क्या बनी? संगठन का आधार बनी। और 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के भी नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी क्या हुआ? इजाफा हुआ। जैसे 11वीं और 12वीं सदी तक आए हम तो क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। नए राजपूत गोत्र, ध्यान से समझना, राजपूत गोत्र। अब ये गोत्र क्या होता है ये मत पूछना, सभी को अपना गोत्र मालूम होना चाहिए। और गोत्र
एक गोत्र में कभी भी शादी संपन्न नहीं होती, अलग अलग होते हैं दोनों गोत्र, लड़के का अलग होगा, लड़की का अलग होगा। तो काफी इजाफा हुआ। वे हुण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरे वंशों से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। क्या मान लिए गए? कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। यहां कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का क्या किया? इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपुत्र गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने क्या किया? अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। क्या बन गई? कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यीय आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई, लेकिन केवल प्रमुख जातियां परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। क्या कर लिया था? काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। ये जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा, इसके सनातनी, हम सब क्या है? सनातनी है। तो सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रभावित गैर बराबरी वाले सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। ध्यान से सुनिएगा, क्या कि गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। किससे संबंधित है? गहराई से संबंधित है। अगर हम जाति पर विचार विमर्श करें तो वर्तमान तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित है कौन सा? उय्याकोडन। क्या नाम है? उय्याकोडन। उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों के एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वे रथकारों, कौन होते हैं? रथकारों, शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? रथ बनाने वाले, की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज पर तय किए जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां बनाकर स्थापित करना, बलि के लिए लड़कियां, बलि के लिए बलि दी जाती है ना। देखो, बलि जब दी जाती है तो क्या होता है? लकड़ी से बना हुआ एक क्या होता है? साज होता है। क्या बोलते हैं उसको? साज। तो बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना, ये सभी काम क्या थे? शामिल थे। गोंड की अगर हम बात कर लें, गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते हैं। कहां रहते थे? गोंडवाना वन प्रदेश में। वे स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। क्या करते थे? जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। भाई, प्रत्येक कुल का इनका अपना क्या है? राजा होगा, या इनको राय भी बोल सकते हैं, राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उस समय कुछ बड़े गोंड राज्य गोंड सरदारों पर हावी होने लगे। क्या हो गए? गोंड सरदारों पर हावी होने लगे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहासकार ने बताया क्या कि अकबरनामा में उल्लेखित है कि क्या गढ़कटिंगा के गोंड राज्य में लगभग 70,000 गांव थे। कितने थे? 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे और राज्य गढ़ में विभाजित थे। राज्य किस में विभाजित थे? गढ़ों में विभाजित थे। और
हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांव की इकाइयों में विभाजित थे। ये गढ़ पुनः 84 गांव की इकाइयों में विभाजित थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, जिन्हें 84 कहा जाता था। और 84 का उप विभाजन बरहोतों में था। इसका उप विभाजन था, इसका भी उप विभाजन किया गया किसमें, बरहोत। बरहोतों में था, जो 12 गांव से मिलकर बना था। ये किससे मिलकर बना था, 12 गांव। इसमें कितने थे, 12 गांव से मिलाकर बनते थे। बड़े राज्यों के उदय में गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। क्या हुई भाई, गोंड सरदारों को अब मान्यता किसकी, राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़कटिंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। क्या की, संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोब के चंदेल राजपूत राजा सालबान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई थी। क्या हो गई थी, दलपत की मृत्यु हो गई थी भी कम उम्र में ही। और रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी। उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण को, उसका 5 साल का क्या था, पुत्र था वीर नारायण। और वीर नारायण को क्या किया, वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। क्या हुआ, राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। और 1565 में 1565 आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने गढ़कटिंगा पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। और रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण की बजाय मर जाना बेहतर समझा। क्या, समर्पण की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ ही मारा गया। गढ़कटिंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुत सारे ही क्या कर दिए, बहुत संख्या में हथियार लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में किया और शेष वीर नारायण के चाचा, भाई राज्य का एक भाग तो अपने कब्जे में कर लिया और शेष भाग क्या, शेष भाग जो था वीर नारायण का चाचा था चंदेल शाह, उसको दे दिया। और गढ़कटिंगा में के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफी कमजोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। क्या रहे, संघर्ष असफल रहे। अहोम की अगर हम बात कर लें, अहोम क्या है, अहोम है मालूम है, अहोम लोग मौजूद म्यान नगर से आकर, कहां सर, म्यान नगर से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बसे। कहां बसे, ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बसे। उन्होंने भूस्वामी की, क्या बोलते हैं भूया को, भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का क्या किया, दमन किया। दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियो क्या बोलेंगे, चुटियो 1523 में कोच हाजो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में क्या कर लिया, मिला लिया। उसके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जातियों को भी अधीन कर लिया। अहोम ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में, कब, 1530 के दशक में
ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। क्या? आग वाले अस्त्र, आग्नेय अस्त्र का इस्तेमाल किया। 1616 तक आते आते 1660 तक आते आते 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। क्या हो गए थे? तोपों का निर्माण करने में और बारूद के बनाने में क्या है? सक्षम हो गए थे। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर क्या कर दिया? हमला किया। मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोग पराजित हुए, हार गए। लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक बना नहीं रह सका। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। किस पर निर्भर था? बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? पाइक। जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। क्या होते थे? निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया जाता था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गया। क्या हुआ? इस प्रकार अहोम कुल टूट गया। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। अहोम समाज कुलों में विभाजित था। जिसे क्या कहा जाता था? जिन्हें कहा जाता था खेल। क्या कहा जाता था? खेल। वहां दस्तकारों की बहुत कम जातियां थी, इसलिए अहोम क्षेत्र के दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। कई सारे उसके नियंत्रण में गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। राजा भी वापस नहीं ले सकता था भाई, समुदाय की सहमति के बगैर। लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में क्या हुआ? बढ़ोतरी हुई। मंदिर और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान दी गई। मंदिर को भी और ब्राह्मणों को भी राजा के द्वारा भूमि अनुदान दी गई। शिव सिंह के काल में हिंदू धर्म वहां का प्रधान धर्म था। 1714 से 1744 तक की बात बता रहे हैं हम। शिव सिंह के शासन काल में हिंदू धर्म वहां का प्रधान धर्म बन गया था। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अपनी पारंपरिक जो उनकी आस्थाएं थी उनको नहीं छोड़ा था। अहोम समाज तक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाटक कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृति की महत्वपूर्ण कृतियों को स्थानीय भाषा में अनुवाद किया जाता था और बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर बाद में असमिया में लिखा गया। असम की भाषा में। असमिया किसको बोलेंगे? असम की भाषा में। और छमिया किसको बोलेंगे? छम की भाषा में। निष्कर्ष क्या निकलता है इस बात से भाई? इस बात से निष्कर्ष क्या निकलता है? जिस युग में हम चर्चा करते आए हैं, जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं, उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफी सामाजिक परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? उपमहाद्वीप में काफी सामाजिक परिवर्तन हुए। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे और
इस आदान प्रदान में दोनों तरह के समाज में क्या हुआ, अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में से कई जातियां आधारित समाज में शामिल हो गई, कई जातियां समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकारा। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की क्या की, स्थापना की। इस तरह के वे राजनीतिक रूप के से क्या हो गए, इस तरह से वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बेहतर, वृद्ध और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया, संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। अब एक जाति थी, देखो कौन सी थी, मंगोल। सुना है नाम, मंगोल। यहां लिख दूं, चलो यहां लिख देता हूं। कौन सी थी बच्चे, मंगोल। तो इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी, सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोली थी। कौन सी थी, मंगोली। वे मध्य एशिया के घास के मैदान, स्टेपी, मध्य एशिया में घास के मैदान को क्या कहा जाता है, स्टेपी। कई बार सरकारी परीक्षाओं में जो है पूछा गया है, स्टेपी। और थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। किसने, 1206 में चंगेज खान ने। और अपनी मृत्यु के समय 1227 में वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। और मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। ये विभिन्न जातियां और धार्मिक समूह के समर्थन पर क्या था, समर्थन पर आधारित था। समझ पाए बात को, नहीं समझे, नहीं समझे, ठीक है, ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक था यहीं समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।